आज की जो चर्चा का प्रमुख विषय है वो है सीएनटी और एसपीटी से आने वाले जो पीटी के प्रश्न हैं, जो जुड़े हुए कंसेप्ट हैं। क्योंकि इससे पहले भी हमने इसका जो है ऑडियो डाला है, वीडियो और ऑडियो को, तो उस संदर्भ में जो इससे थोड़े पृथक हैं, यानी इसके भाग 2 के रूप में जो हम ले रहे हैं उसको यहाँ प्रश्न से समझने का प्रयास करेंगे। चूँकि जो ये पेपर 2 का एक प्रमुख भाग है, एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है मार्क्स को आपका स्कोर कर सकता है सीएनटी और एसपीटी। और चूँकि यहाँ जो प्रश्न आए हैं पिछले बार और ऐसे भी पहले भी जब भी आए हैं तो थोड़े घुमावदार प्रश्न रहते हैं, वो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। लेकिन अगर उसको अच्छी तरह समझ बना के देखा जाए, किया जाए, तो आप उसको कर सकते हैं। अब देखिए कि अधिकतर जो है वीडियो में इसके आर्टिकल को संविधान की तरह लिख के उसको बताया जाता है, तो वो तो आप अपने से भी कर सकते हैं। लेकिन जब उसको समझने की बात आती है तो उसके थोड़े से व्यवहारिक रूप को समझना ज़रूरी है। अब आप देखिएगा कि आप सीएनटी और एसपीटी को जब पढ़ेंगे, और इसके अलावा भी बहुत से कानून हैं, तो उसका व्यवहारिक प्रयोग आप पदाधिकारी बन के करते हैं। तो ऐसे में अगर आप उस बात को सही रूप से जानेंगे तो आप उन चीज़ों का निष्पादन, उनकी सुनवाई अच्छी तरह करेंगे और आप परेशानी में उसमें नहीं पड़ सकते हैं। आप अधिकतर आप झारखंड में जो मामले आए हैं या तत्कालीन बिहार झारखंड के जो मामले, अधिकतर पदाधिकारियों के जो निलंबन से संबंधित हो या बर्खास्ती से संबंधित हो, वो इसी ज़मीन संबंधी मामलों से उत्पन्न होते हैं। छोटे छोटे आपके गलत साइन से या गलत न्यायिक प्रक्रिया से जो है इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, राज्य पर भी, गरीब लोगों पर भी, और स्वयं एज ए पदाधिकारी हो के आप पर भी। लेकिन जब आप चीज़ों को समझते हैं, पहलुओं को जानते हैं, तो उसमें जो है उसमें आप एक प्रकार से न्याय का निर्धारण करते हैं। इससे न्याय की अवधारणा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़मीन जो है वो व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के संदर्भ में। तो ऐसे में जो है इसको, ये पोर्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जेपीएससी में इसे बहुत दिन बाद इसको जो है इस पोर्शन को स्पेशल रूप से जोड़ा गया। प्रथम जेपीएससी से मैंने इस पर कई बार जो है आयोग को लिखा था, पत्राचार भी किया था कि इस प्रकार के जो मामले हैं जो झारखंड के, आप देखिएगा कि जो पहले एग्ज़ाम होते थे जेपीएससी में, वहाँ इस प्रकार के प्रश्न आते ही नहीं थे। कई बार तो लगता था कि झारखंड का एग्ज़ाम हो रहा है या नहीं, बिहार के प्रश्न होते थे, एमपी के होते थे, स्थिति ऐसी थी। लेकिन अब जो है इसको एक पेपर के रूप में विकसित कर दिया गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए कि यहाँ जो इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि आप लें, चूँकि अब प्राचीन काल से भी इसके इतिहास को जोड़ना है। चूँकि पूरे अगर छोटा नागपुर में आप लें और संथाल परगना के क्षेत्र को ले, जहाँ संथाल परगना में जो वीरभूम, मानभूम और भागलपुर क्षेत्र के शासकों का ओवरलैप है, तो उसी प्रकार इस क्षेत्र में जो है रक्सेल शासक हैं, नाग शासक हैं, सिंह शासक हैं, पंचेत शासक हैं, ढाल शासक हैं। तो इनके आलोक में भी जो है चीज़ें परिवर्तित हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इन्हीं के जो है अनेकता का फ़ायदा उठा के इन पर प्रहार किया। चूँकि कोई केंद्रीय शक्ति थी नहीं, सभी राजवंश अपने क्षेत्रीय मामलों के लिए लड़ रहे थे। आप अगर सिर्फ अकेले बीरभूम को ले लें तो वहाँ स्थिति ऐसी थी कि करीब मुझको लगता है कि बागड़ी शासक के बिखरने के बाद जो है करीब करीब 4 या 5 वंश स्थापित हो गए थे। झारखंड में भी कमोबेश वही स्थिति थी। तो मिल के जो है मुकाबला करने का कोई दृष्टिकोण यहाँ दिखता नहीं है। और फिर अब जनजातीय क्षेत्र में और स्थिति विचित्र मिलती है कि वहाँ भी जो है एक पीढ़ी के स्तर पर जो है कोई नेता लड़ रहा है, और कोई ऐसा भी होता है कि बगल वाला पीढ़ी जो है उसको मदद कर रहा है अंग्रेजों को। ऐसा बहुत बार देखने को मिला। तो केंद्रीय शक्ति का अभाव था, तो इसलिए अंग्रेज़ों ने जो है वो रिप्लेस किया पूरी व्यवस्था को। और 1764 यानी बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और इसके बाद पूरी तरह चीज़ों को जो है बदल दिया गया। और यहाँ से कहानी जो है आरंभ होती है। और जो यहाँ के जो लोकल शासक थे, बड़े जमींदार थे, उनकी स्थिति कलर के जैसी हो गई थी।
अगर आप छोटे जो खुद कास्ट हैं या पाही कास्ट हैं या मुजरियान हैं, अगर उसको लें तो उसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि उसकी स्थिति क्या होगी जब बड़े या छोटे ज़मींदार ऐसा स्थिति में आ गए। आप देखिए कि वहाँ जो हाफ्ताब लॉ है, सनसेट लॉ है, वहाँ ज़मींदारों को भी अबदस्त करके उनकी भूमि छीन ली जा रही है, जो सनसेट लॉ में होता था। बड़े बड़े राजाओं को जो है उसको अपदस्थ कर दिया गया। यही कारण है कि शासकीय स्तर पर जो है विद्रोह आरंभ हो रहे हैं। आप देखिए कि जो पहाड़िया मूवमेंट है उसमें रानी सर्वेश्वरी जो है खुद उसका नेतृत्व कर रही हैं। तिलका मांझी जो लोकल लीडर हैं, सरदार हैं, वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आप 1857 में राजा अर्जुन सिंह को देखें तो वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आप पंडित विश्वनाथ साधे को देखें 1857 में तो वो इसका विद्रोह कर रहे हैं। 1767 में जगन्नाथ डाल को देखें तो वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो स्थिति ऐसी थी कि शासक जो है अंग्रेज, यानी शासक वर्सेस अंग्रेज जो है लड़ाई हो रही थी। तो नीचे के स्तर पर तो कल्पना करना बहुत मुश्किल था कि क्या स्थिति थी। और दूसरी बात है कि अपने फ़ायदे के लिए फिर अंग्रेज़ों ने, क्योंकि यूरोपीय शक्ति जिस प्रकार हावी होती थी या यूरोपीय अवस्था मान लीजिए वहाँ वार होता था या वहाँ विकसित अर्थव्यवस्था होती थी, तो उसके अनुरूप भारत में चेंजेस होते थे। क्योंकि वो दौर था कि यूरोप में जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र बनना। आप नेपोलियन के पीरियड से भी देख लीजिए तो एक दौर चला, तो उसके अनुरूप जो है यहाँ टैक्स सिस्टम बहुत अधिक कठोर हो गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो आधिपत्य बहुत अधिक हो गया। कई बार जो है अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए पृथक प्रशासकीय क्षेत्र बनाते थे, फिर उसे चेंज कर देते थे ताकि उनकी भूमि पर पकड़ बहुत मजबूत हो। क्योंकि भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन था, जंगल हो, चाहे धान हो, चाहे राजस्व हो या माइनिंग हो। तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे समझेंगे और यही सब चीज़ें जो हैं वो परिवर्तित करती हैं CNT SPT एक्ट को। आज भी अगर हम देखें कि अगर आज हमारा प्रगतिशील समाज है या प्रगतिशील राजनीतिक व्यवस्था है तो वहाँ चीज़ें परिवर्तित होती हैं। 2016 में जैसे हमने देखा, जब हमने न्यू स्टार्टअप नीति अपनाई और उसके तहत जो है, जैसा कि हम झारखंड में तीसरा अगर देखें, 2001 में पहला औद्योगिक नीति आई, फिर 2012 में, उसके बाद 2016 में अगर हम तीसरा कहें जो निवेश नीति थी, तो उसके बाद हमने चीज़ों को बदलना शुरू किया और ये चीज़ें आज भी हो रही हैं, प्रगतिशील हैं, विवाद भी उस पर होते हैं। और जो 1773 से 80 के बीच जो रामगढ़ हिल ट्रैक है, तो उस समय आप देखिए कि जो गया डिवीज़न है, चतरा डिवीज़न है, वहाँ टैक्स कलेक्शन हो रहा है, जो रामगढ़ का एरिया है मेनली। और वहाँ जो पहाड़िया जनजाति है, जो माल पहाड़िया है, सौरिया पहाड़िया है, जो जंगल के यानी पहाड़ के ऊपर रहते हैं और जहाँ जो पहाड़ के नीचे रहते हैं, उनके बीच जो है अंग्रेज़ों ने पहले वर्चस्व कराया, फिर संथालियों से उनको लड़वाया। तो इस संदर्भ में आप देखिए कि पहाड़िया मूवमेंट होता है और रामगढ़ हिल ट्रैक एक प्रशासकीय क्षेत्र होता है, वो बंगाल से उसको एक पृथक क्षेत्र माना जाता है। ऐसे तो वो आप देखिए तो इल्तुतमिश के समय से ही उसका डेवलपमेंट है मध्यकाल में। थोड़ा सा इतिहास को आप वहाँ जोड़ने का प्रयास करें। उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा कि जो जंगल तरी कानून है 1805 का, जंगल महाल, जिसमें कि जो संथाल परगना, भागलपुर, जैसा मैंने बताया वीरभूम, तो वीरभूम के अंतर्गत आगे हम देखेंगे क्वेश्चन में कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। कुछ मानभूम के क्षेत्र, तो वहाँ वो कानून चलाए गए। और अब देखिएगा कि 1824 तक फिर दामिनी को आया, वहाँ उनको चीज़ों को और सशक्त किया गया। फिर पुलिस, जमींदारी पुलिस 1806, उससे पहले थोड़ी आई, फिर 1856 में भी आई। और जब 55 का विद्रोह हुआ तो फिर और चीज़ें बदलती गईं। अपने फ़ायदे के माध्यम से जो है जिला की घोषणा हुई और कमिश्नरी की घोषणा की जाती थी। जब 1869 में दर्प नारायण सिंह ने, आपको देखिएगा कि जब छोटा नागपुर की वंशावली थी जो राज शासकों की, तो फिर वहाँ से छोटा नागपुर टर्म्स इम्पोर्टेंट हो गया और वहाँ छोटा नागपुर बंगाल रेगुलेशन के बजाय वो छोटा नागपुर
अधिनियम या भूधृति, इस प्रकार से टर्म्स वहाँ आने लगे। फिर आप देखिए 1824 से फिर 34 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। तो 33 में आप देखिए 1833 में हजारीबाग जिला बना है। उसके बाद 1854 में छोटा नागपुर जो है कमिश्नरी है। 1837 में सिंहभूम जिला है जो कि 54 में पूर्ण रेगुलेशन बना। फिर 1855 में संथाल जो है परगना है, वो क्षेत्र है। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा चलाई गई। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है प्रश्नों के माध्यम से इसमें चीज़ें आती हैं। तो पहला प्रश्न है कि छोटा नागपुर भूधृति अधिग्रहण 1869 में भूत लेख या पहनई क्या है। तो छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में भूत लेखेत या पहनई क्या है। तो पहला, मूलवासियों के वंशज की ज़मीन। दूसरा, नई कृषि योग्य बनाई गई ज़मीन। तीसरा, महिलाओं के नाम में आवंटित ज़मीन। चौथा, विकलांग व्यक्ति की ज़मीन। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, मूलवासियों के वंशज की ज़मीन है ये। चूँकि जो भूधृति अधिनियम 1869 का, तो वहाँ ये बातें आई कि जो पहनई है तो वो पाहन से बना है, यानी पाहन से पहनई। तो पाहन जो है वो पुजारी होता है और उसके लिए वो ज़मीन बंदोबस्त किया गया ताकि वो एक व्यवस्था चलाए। आज भी हम देखें तो जब कोई भी त्यौहार होता है या कोई भी फंक्शन होता है तो वहाँ पाहन को, पुजारी को लोग आग्रह करते हैं, उससे एक अंशदान करते हैं और फिर वो डिसाइड करता है इस चीज़ की। व्यवस्था आज भी है। महताई है तो महतों के लिए होता है। तो भूत खेत तो एक प्रकार से वो आरक्षित है। तो जैसा कि आप अगर सल्तनत काल में पढ़ें, फिर मुग़ल काल में पढ़ें कि जो हुकूक पैबाकी होती थी, जो आरक्षित ज़मीन है, तो उसी प्रकार का ये भूत खेत और पहनई आरक्षित ज़मीन है जो कि मूलवासियों के वंशज की ज़मीन है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। ऑप्शन ये भी आपको दे सकता है यहाँ कि ये आरक्षित ज़मीन है। तो इसके दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है। अगला प्रश्न है कि 2011 वर्ष 2011 के सर्वे के अनुसार किस जिले में सबसे अधिक भूमिहीन आदिवासी है। तो पहला पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा चतरा, तीसरा गुमला, चौथा सिमडेगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला पश्चिमी सिंहभूम है। तो झारखंड में जो इसका प्रतिशत है वो 13% है, यानी 13% आदिवासी भूमिहीन है। लेकिन पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक 27% आदिवासी भूमिहीन है। तो इस व्यवस्था को आपको जानना है। यानी टोटल अगर 84 लाख आदिवासी भूमि को लिया जाए तो वहाँ करीब करीब 8 से 9 लाख जो है आदिवासी ज़मीन व्यक्ति जो है वो भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि किसके काल में सर्वप्रथम छोटा नागपुर के ज़मीन की पैमाइश हुई। तो पहला शेरशाह, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर। आसान प्रश्न है। पहला शेरशाह है इसका आंसर। इसका जो पहला ऑप्शन है शेरशाह वो सही है। अब देखिए कि जो ज़मीन को नापने का जो दृष्टिकोण है, उसके पूरे जो व्यवस्था को दिखाने का, तो शेरशाह में अधिक दिखता है वो। क्योंकि आप इतिहास में पढ़िएगा कि जो सिकंदरी गज है, जिसे उसने 32 अंक के अपने सन की जो है डंडी से उसे नापने का प्रयास किया था, जो जूट की थी। और इसके बाद आप देखिएगा कि ये व्यवस्था उसने विकसित की, जिसे सिकंदरी गज कहा जाता था। और उसके बाद जो है 1526 में, यानी 1571 से 80 के बीच टोडरमल ने जो है वो सिकंदरी गज को जो है और थोड़ा विस्तृत किया इलाही गज के रूप में। उसमें बहुत से नए प्रयोग लाए। फिर शाहजहाँ के समय जो बीघा इलाही था, फिर दिलाए शाहजहीं था, उसमें उसने विकसित किया। तो इस प्रकार जो है भूमि की पैमाइश बढ़ी। तो शेरशाह ने इसकी शुरुआत की। और अब अगर आप देखिएगा कि तोहफ़ा अकबरी में जो शेरशाह का जो प्रशासन है उसको ही अकबर ने अक्षरशः अपनाया और उसे ही ब्रिटिश
ने बाद के दिनों में शेरशाह और अकबर के प्रशासन को ही अपनाया है। तो उसी की विकृति हमें मिलती है, जैसे खुदकास्ट है, पाहीकास्ट है, रेजा रियाया है, तो इस प्रकार के शब्द हमें मिलते हैं देखने को। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि भूधृति का क्या अर्थ है? तो पहला टीनेंट, दूसरा ईयर, तीसरा टेन्योर, चौथा टेस्ट। तो ऐसे इंग्लिश में भी ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है। आपके पास आवेदन जो है एज ए ऑफिसर इंग्लिश में भी आ सकते हैं, तो कभी कभी क्लिष्ट होते हैं हिंदी, तो उसको यहाँ जानना जरूरी है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है टेन्योर, जो एक प्रकार से काल है, एक समय है, सीमा है, तो उसको भूधृति कहा गया है। यहाँ सीधा इसका अर्थ यही है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है टेन्योर सही है। अगला प्रश्न है कि रकूमत, महतूत एवं मदद क्या है? तो पहला भूधृति, दूसरा भूगत बंधक, तीसरा स्थावर शर्त और चौथा लगान। तो इसका जो है सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन, जो स्थावर शर्त है, जो पेरिडियल कंडीशन है, जो आपको इसके अतिरिक्त जो आप लाभ प्रदान करते हैं शर्त के साथ या फ़ायदा देते हैं, तो उसे रकूमत या महतूत या मदद के रूप में तकनीकी रूप से परिभाषित किया गया है CNT में, और उसकी चर्चा भी की गई है, क्योंकि इसका संबंध ऐतिहासिक व्यवस्था से है। तो क्योंकि जो आदिवासियों में आपको सामूहिक कृषि, खुटकट्टी व्यवस्था, ये सब चीज़ें अधिकतर आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके अतिरिक्त जो सेवा होती है उसे भी वो सामूहिक रूप से करने का प्रयास करते हैं, तो जो कि स्थावर शर्त में दी गई है। तो ये बातें लिखी गई हैं एज ए अधिनियम में, ये सब बातें आई हैं, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि CNT की किस धारा के तहत सक्षम पदाधिकारी ग्राम की घोषणा करता है? तो पहला धारा 70, दूसरा धारा 80, तीसरा धारा 90 और चौथा धारा 95। तो इसका सही उत्तर है दूसरा धारा 80। तो इसके तहत जो है कोई भी सक्षम पदाधिकारी गांव की घोषणा करता है, जो रेवेन्यू विलेज वो होता है। और इस प्रकार के फैक्चुअल प्रश्न आपके पास आएंगे तो थोड़ा सा आपको उसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। कम से कम ये पकड़ तो बनानी पड़ेगी कि आप 271 धाराओं को जाने समझे। थोड़ा सा ऐसा टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा कि आप उस बात को समझें। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है धारा 80 वो सही है। अगला प्रश्न है कि धारा 9 CNT के तहत यदि ग्राम मुखिया या भूधारक को लगान एक बार यदि बढ़े तो कितने वर्षों तक नहीं बढ़ाया जा सकता है? इम्पोर्टेंट है। तो पहला 10 वर्ष, दूसरा 15 वर्ष, तीसरा 20 वर्ष, चौथा 25 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा 15 वर्ष है। तो धारा 9 के अनुसार CNT में जो है कि एक समय सीमा है इसके लिए कि एक बार अगर बढ़ा दिया जाए तो उसको कोशिश किया जाता है कि 15 वर्ष तक ना बढ़ाया जाए। इसके लिए भी कई सारे उपनियम हैं। आयुक्त और उपायुक्त इस पर निर्णय भी लेते हैं कि उसकी स्थिति क्या है या किस प्रकार समीक्षा के लिए सरकार को भेजा जाए। लेकिन संसद के द्वारा यानी विधानसभा के द्वारा ही चीज़ें परिवर्तित होंगी। और अगर वो 9वीं अनुसूची में हो तो वहाँ और भी बातें महत्वपूर्ण हो जाती है कि वहाँ न्यायालय का हस्तक्षेप होगा, नहीं संसद उसको या विधानसभा उसको संशोधित करेंगी। ऐसा हम देखें कि 1990 में जो संशोधन हुआ तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें आई CNT और SPT में। तो इसका जो अगला प्रश्न है कि CNT 1908 के तहत लगान का भुगतान नहीं होने पर कितना ब्याज लगता है? तो पहला ऑप्शन है 6.25% प्रति वर्ष, दूसरा 6.25% प्रति माह, तीसरा 7.25% प्रति वर्ष और चौथा 7.25% प्रति माह। तो इसका जो सही उत्तर है पहला है 6.25% प्रति वर्ष है। तो इसे आप इस ब्याज के अनुसार जो है आप दे सकते हैं यदि आप लगान का भुगतान नहीं किए हों, और एक मुश्त अगर भुगतान करना है तो आपको 3% ब्याज लगेगा।
तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो धारा 58 और 59 के तहत जो सक्षम पदाधिकारी है यानी डिप्टी कलेक्टर है वो उसको पट्टा आपका रद्द कर सकता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन वो सही है। अगला प्रश्न है कि CNT 1908 के तहत यदि कपटपूर्वक तरीके से भूमि का अंतरण हो तो कितने सजा का प्रावधान है। तो पहला 3 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा 6 वर्ष और चौथा 10 वर्ष। तो इसका जो उत्तर है पहला ऑप्शन 3 वर्ष सही है, क्योंकि जो SAR है, स्पेशल एरिया रेगुलेशन है, धारा 71 के तहत जो शुरू में कंपनसेशन दिया जाता था वो 2016 के जो संशोधन है उसके अनुरूप वो संशोधन रद्द हो गए हैं और उस मामले में जो है 71 के मामले में अब मामले दायर होंगे जो भूमि की वापसी होगी, यानी किसी सूरत पर भी कंपनसेशन गैर आदिवासी को होगा नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि लाखों मामले होंगे झारखंड में, हर जिला में हो सकता है लाखों मामला हो कि वो इसका वायलेशन करते हैं इस धारा का। तो इसके लिए 3 वर्ष सजा है, तो इसे बढ़ाना चाहिए सरकार को, कम से कम 10 साल होनी चाहिए। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 3 वर्ष वो सही है। अगला प्रश्न है कि CNT 1908 के तहत इनमें से कौन 2016 के संशोधन में नहीं था। तो पहला, धारा 21 में संशोधन कर इसे गैर कृषि कार्य युक्त बनाया गया। दूसरा, धारा 71 के अनुसार कंपनसेशन की व्यवस्था है। तीसरा, धारा 49 के तहत सरकार और प्रौद्योगिकी एवं आधारभूत के लिए भूमि अधिग्रहण करेगी। और चौथा, धारा 46 के अनुसार जनजातीय भूमि का लीज 15 वर्षों का होगा। तो इसका जो ऑप्शन चौथा है जो कि गलत है, इसमें धारा 46 के अनुसार जो है जनजातीय भूमि का लीज 5 वर्षों का होगा। तो इसे जो है उस समय काफ़ी इस पर विवाद भी चला था, क्योंकि 5 वर्ष इसमें किया गया है। तो इसके तहत जो है जो कपट पूर्वकता जो है इसमें होगी नहीं, इसमें बंधे रहेंगे बहुत से लोग। अगर लंबे समय तक दिया जाता था तो इसमें परेशानी होती थी लोगों को, लेकिन अगर कम समय में होंगे तो जो मूल रैयत के हाथ में अधिक होंगे उसके अधिकार। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि यदि अनाधिभोगी रैयत जिसको बेदखली का आदेश हो परंतु इसके पूर्व उपजाए फसल को काटने का अधिकार किसका होगा। तो अनऑक्यूपाइड अनाधिभोगी का अर्थ है, यानी पहला ऑप्शन उसी अनाधिभोगी को, दूसरा ग्राम सभा को, तीसरा सरकार को, चौथा जमींदार को। तो इसको थोड़ा समझना है, इस प्रकार के व्यवहारिक प्रश्न आएंगे और आप पदाधिकारी जब बनेंगे तो इसी प्रकार के मामले आएंगे आपके पास जो आपका सर दर्द कर सकते हैं। उसके लिए आपको किताब पलटने की तो आवश्यकता होगी, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो रैंडम डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ वो बोल रहा है कि वो अनाधिभोगी रैयत अगर अनऑक्यूपाइड रैयत है और उसको बेदखली का आदेश दिया हो लेकिन वो फसल को उपजा दिया है तो उसके काटने, यानी उसके पूर्व जो है वो फैसला लिया गया है तो उसको काटने का अधिकार मिलेगा उसी अनाधिभोगी को, क्योंकि वो लगाया है। क्योंकि एक तर्क भी है कि जब उसको उपजाया है तो उसके पर उसका अधिकार है, लेकिन उसके बाद वो उस अधिकार से वंचित हो जाएगा, ज़मीन के अधिकार से। तो ये इसका जो धारा 178 है उसमें इस बात की चर्चा है। तो इसका ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है कि जोत का कब्जा वापस लाने में आवेदन की परिसीमा CNT 1908 में कितनी है। पहला 2 वर्ष, दूसरा 3 वर्ष, चौथा 4 वर्ष, पाँचवा 5 वर्ष, चौथा 5 वर्ष। इसका सही उत्तर है जो दूसरा 3 वर्ष। तो इसकी धारा 237 के तहत जो जोत का कब्जा वापस लाने की आवेदन की परिसीमा 3 वर्ष है। लेकिन अब उपनियम के तहत जो है इसमें भी बातें हैं कि उपायुक्त और आयुक्त को ये निर्णय लेने का अधिकार है कि लंबे समय के बाद अगर कोई लाए तो उपयुक्त कारण के अनुसार वो उसका निर्धारण कर सकता है। ऐसे कोर्ट में भी बहुत से मामले हैं जो एग्जीक्यूट में नहीं आते हैं, लेकिन उसका निष्पादन जो है बड़े विवेकपूर्ण तरीके से ज्यूरी भी करती है, जज भी करते हैं। तो यहाँ जो इसका मूल जो इसका उल्लिखित है वो 3 वर्ष है। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि 2016 संशोधन के लिए CNT धारा 1949 में क्या शामिल है।
तो पहला, सरकार खनन एवं उद्योग के साथ साथ आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, कॉलेज हेतु जमीन ले सकती है। दूसरा, सरकार सिर्फ खनन के लिए भूमि लेगी। तीसरा, सरकार सिर्फ उद्योग के लिए भूमि लेगी। और चौथा, सरकार सिर्फ आधारभूत संरचना के लिए जमीन लेगी। तो ये बड़ा विवादित था उस समय। ये पहला इसका सही है कि जो 49 के तहत सरकार जो है इसका सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र ही नहीं, यानी आधारभूत के लिए, कॉलेज के लिए, सामुदायिक जो है परिसंपत्ति जो होती है, फिर कॉलेज परियोजना है, रेल है, इसके लिए जो है ज़मीन ले सकती है। उसका मुआवजा आपको उचित मुआवजा के साथ और उचित प्रक्रिया भी होनी चाहिए, क्योंकि जो भूमि अधिग्रहण 2013 जो कानून बनाया गया है उसके तहत इसको समझना है, उसको जोड़कर समझना है। तो इस पर जो है संशोधन भी किया गया था, क्योंकि पहले ये संशोधन सिर्फ यही था कि सिर्फ ये खनन और जो है उद्योग के लिए ली जाती थी। तो या तो ये मूल रूप से होती थी या तो लीज के लिए। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि 2016 संशोधन द्वारा 71 का के संदर्भ में क्या सही है। पहला, सरकार क्षतिपूर्ति देकर आदिवासियों की जमीन का हस्तांतरण गैर आदिवासी में करेगी। दूसरा, सरकार ऐसी ज़मीन खुद लेगी। तीसरा, सरकार ऐसे ज़मीन पर ऋण देगी। और चौथा, SAR कोर्ट में ज़मीन वापसी के मुकदमे दायर होंगे। तो ये चौथा तो सही है, स्पष्ट जो है वो लिखा हुआ है संशोधन में। आप पढ़िएगा तो 71 का में कि जो पूर्व में जो स्थिति थी कि नहीं कंपनसेशन होता था, गैरेस्टी को मामले चलते थे, लेकिन यहाँ जो स्पेशल एरिया रेगुलेशन जो कोर्ट है, इसमें किसी भी सूरत में ज़मीन वापसी जो है वो उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, मुकदमे दायर होंगे। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको समझ लेना चाहिए। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि 2016 के संशोधन CNT 21 एवं SPT धारा 13 में क्या सही है। तो पहला, सरकार कृषि परियोजना का गैर कृषि, यानी सरकार जो कृषि योग्य ज़मीन है उसे गैर कृषि उपयोग में ले सकेगी। दूसरा, मालिक अपनी कृषि योग्य भूमि का व्यावसायिक उपयोग करेगा। तीसरा, ऐसे में वह सिर्फ भाड़ा का मकान बनाएगा। चौथा, ऐसे में सिर्फ वह दुकान बनाएगा। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि सरकार नहीं, मालिक अपनी कृषि योग्य भूमि का व्यावसायिक उपयोग करेगा। तो ये दुकान के रूप में हो सकता है, भाड़ा वाला मकान के रूप में हो सकता है, लेकिन इसे 2017 में वो वापस ले लिया गया। तो ये भी जानना है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि